चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा ताकि नावल के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। पार्लर के बाहर बग्गी खड़ी थी जिसने हिना और इसकी फ्रेंड्स को घर तक पहुंचा दिया। घर के बाहर पालकी इसकी आमद की मुंतजिर थी। मिस्टर रंधावा ने इसे पालकी में सवार करवाया। हिना को बहुत अजीब महसूस हो रहा था। सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही थीं। पालकी में जाती दुल्हन को देख के दिल क्या किया था कि वो भी पालकी में सवार होती। फिर इस ख्याल पे हंसी भी आई थी कि ऐसा तो तब होता जब इसकी शादी इसी गांव में होती और अब इसके चाहने वाले ने शहर को ही गांव में बदल दिया था। कितना चाहता था वो इसे। इसकी गर्दन तन गई। वो बहुत ख़ास थी। सभी इस पर रश्क कर रहे थे। हर इंसान की किस्मत लिख दी जाती है और इसकी किस्मत में ये तमाम खुशियाँ थीं। पालकी उठाई गई और उसके पीछे मेहमान पैदल भी चल रहे थे और गाड़ियों में भी। मिस्टर रंधावा के लिए ख़ास तौर से लेमोजिन भिजवाई गई थी। हेलीकॉप्टर से पालकी और मेहमानों पे फूल निछावर किए जा रहे थे। कई ड्रोन हर जाविये से मूवी बना रहे थे। वो फूलों की लड़ियां हटा के बाहर देख रही थी। रास्ते सजे हुए थे। सफाई देख के ऐसा मालूम होता था कि जैसे वो किसी और मुल्क में है। घर से होटल तक का रास्ता सिर्फ पालकी के लिए मखसूस था। पालकी आमतौर पर लड़की का बाप और भाई ही उठाते हैं, लेकिन इसका कोई भाई नहीं था। इसकी आंखें नम होने लगीं। काश इसका कोई भाई होता जो इस वक्त से रुखसत कर रहा होता। बचपन भी अकेले कट गया। पापा ने ख्याल तो बहुत रखा, लेकिन हर रिश्ते की अपनी जगह होती है। भाई की कमी हमेशा महसूस होती रही थी। पालकी उठाने वाले बारी बारी जगह बदल रहे थे। कोई थक जाता तो इसकी जगह कोई और ले लेता। भाई चलो अब तुम छोड़ दो, कब से पालकी उठाए हुए हो, थक जाओगे, कोई किसी से कह रहा था। नहीं ऐसे ही ठीक है, मैं नहीं थका। इसे आवाज़ सुनी सुनी सी लगी। इसने देखने की कोशिश की, लेकिन इसका चेहरा सामने नहीं था। वो पुष्ट से दिखाई दे रहा था। हिना का ज़हन उलझ गया। वो कौन था? इतनी देर से पालकी को क्यों उठाए हुए था? बार बार वो कोशिश कर रही थी, लेकिन देख नहीं पा रही थी। जब पालकी छोड़ के जाएगा तभी देख सकूंगा। इसका ध्यान इसी तरफ लगा हुआ था। पालकी के आगे रकास भी रक्स कर रहे थे। साथ में बैंड भी बजना शुरू हो गया। वो बेख्तियार मुस्कुरा दी। ये काशिफ भी ना? बैंड तो लड़के की बारात के साथ होता है। आतिशबाजी भी की जा रही थी। हर चौक से रक्कास बदल जाते हैं। मुख्तलिफ सूबों का लोक रक्स भी पेश किया जा रहा था। इन सूबों के लोग वैसा ही लिबास पहने नाच रहे थे। दुनिया के मशहूर मैजिक मास्टर भी अपने कमालात दिखा रहे थे। उन्हें मुंह मांगा मुआवजा दे के बुलवाया गया था। वो मैजिशियन जो स्टेज पे अपने कमालात दिखाया करते थे, अब चौक में आम मदारियों की तरह करतब दिखा रहे थे। उन्होंने कभी तसव्वुर भी न किया होगा कि उन्हें ऐसा करना पड़ेगा। ऐसे ही इंतजामात बारात के साथ भी किए गए थे। पालकी होटल के करीब पहुंच चुकी थी। हिना पूरी तरह से मुतवज्जो थी कि पालकी नीचे रखते हुए वो इस शख्स को देख सके। जहां पालकी रखनी थी, इससे आगे होटल के दरवाजे तक कालीन बिछा हुआ था। इसके दोनों अतराफ लड़कियां हाथों में फूलों के थाल उठाए खड़ी थीं। दूसरी सड़क से बारात भी आ रही थी। पालकी नीचे रखी जा रही थी। वो शख्स झुका और पालकी रख के तेजी से सामने चलता गया। हिना मायूस हो गई। वो मुड़ता तो इसे देख लेती। थोड़ा आगे जाके वो दाएं जाने मुड़ा और लोगों में गायब हो गया। हिना ने इसकी एक झलक देखी। इसे हैरत का झटका लगा। वो इसे पहचान चुकी थी। वो सरमत था। काशफ घोड़े पे सवार आ रहा था। वो इसे दूर से देख रही थी। टू पीस पहने थोड़ा अजीब तो लग रहा था घोड़े पे, लेकिन इसे यही लिबास पसंद था। शेरवानी पहने दूल्हे तो बहुत देखे थे घोड़े पे बैठे। जिद्दत और कदामत का इम्तजाज। काशिफ ने भी इसे दूर से देख लिया। सेहरे की लड़ियां उठाए वो इसे देख के मुस्कुरा रहा था। करीब आके वो घोड़े से नीचे उतर आया। एकदम खामोशी छा गई। सिर्फ काशिफ के कदमों की आवाज़ आ रही थी। कदम बढ़ाता वो इसके करीब आ रहा था। हिना के दिल की धड़कनें बेतरतीब हो रही थीं। वो इसके साथ आन खड़ा हुआ। दोनों कदम ब कदम साथ साथ चल रहे थे। एकदम से खामोशी ख़त्म हो गई। ज़बरदस्त आतिशबाजी हो रही थी। इन दोनों पे फूल फेंके जा रहे थे। आसमान पे बादल थे। रोशनी कम हो चुकी थी। आतिशबाजी की रोशनी से आसमान जगमगाने लगा। जोड़े पे सर्च लाइट्स डाली जा रही थीं। होटल के दरवाजे पे आके वो रुक गए। सामने बहुत बड़ा हॉल था। हज़ारों कुर्सियां लगी थीं और लोग इन पे बैठे थे। इनके बीच में एक रास्ता खूबसूरत से स्टेज तक जाता था। दो लोगों ने फ्लाइंग मशीन इनके साथ अटैच की और इसका कंट्रोल काशफ को पकड़ा दिया और इसको चलाने का तरीकाकार भी समझा दिया। हिना अब डरना नहीं, अब हम लोगों के ऊपर से उड़ते हुए स्टेज तक जाएंगे। हिना ने काशिफ का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। काशिफ ने बटन दबाया। इनके कदम ज़मीन से ऊपर उठते चले गए।
وہ اوپر اور اوپر جا رہے تھے۔ پھر کاشف نے دوسرا بٹن دبایا۔ اب وہ آگے کی طرف جانے لگے۔ ہال میں لگے بڑے بڑے روشن فانوسوں کے بیچ میں سے اڑتے ہوئے سٹیج کے قریب ہو رہے تھے۔ فلائنگ مشین سے لیزر لائٹس نکل رہی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ سٹیج پہ اتر گئے۔ فلائنگ مشین الگ کر کے انہیں سٹیج پہ بٹھایا گیا۔ سٹیج کے آس پاس خاص مہمانوں کے لیے صوفے رکھے گئے تھے۔ باقی سارے مہمان آ چکے تھے، بس کسی لمحے وزیر اعظم آنے والے تھے۔ سبھی اس خوبصورت جوڑے کو دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں ہلچل مچ گئی۔ وزیر اعظم کی آمد ہو چکی تھی۔ خرم چودھری اپنی جگہ سے اٹھ کے باہر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد وہ وزیر اعظم کے ساتھ اندر داخل ہو رہے تھے۔ سیکورٹی گارڈ الرٹ تھے۔ ان کو مخصوص نشست پہ بٹھایا گیا۔ مہمانوں کے لیے کئی قسم کے مشروبات تھے۔ نکاح خواہ بھی وہیں موجود تھے۔ ان کو سٹیج پہ لایا گیا۔ وہ اپنا جسم سنبھالتے کاشف کے ساتھ بیٹھ گئے۔ نکاح نامہ کی خانہ پوری پہلے کر لی گئی تھی۔ نکاح پڑھایا جانے لگا۔ حال میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ صرف نکاح خواہ کی آواز آ رہی تھی۔ کاشف چودھری، کیا آپ کو ہنا رندھاوا کے ساتھ بعوض 1 ارب روپے حق مہر سکہ رائجل وقت نکاح قبول ہے؟ کاشف کب سے ان جملوں کو سننے کے لیے بےتاب تھا۔ جی قبول ہے، مجھے قبول ہے، قبول ہے، وہ جلدی سے بول پڑا۔ اس کی بے چینی پہ کئی لوگ ہنس پڑے۔ 3 بار قبول کرنے کے بعد اب وہ ہنا کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہنا رندھاوا، کیا آپ کو کاشف چودھری کے ساتھ؟ ابھی ان کی بات ادھوری تھی کہ بیچ میں ایک اور آواز گونجی، رک جائیں، یہ شادی نہیں، ایک دھوکہ ہے۔ سب نے چونک کے دیکھا۔ تارم اپنی نشست سے کھڑی ہو چکی تھی۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ کیا بدتمیزی ہے تارم، کاشف غصے سے بولا۔ بدتمیزی نہیں، تمہیں دھوکے سے بچا رہی ہوں۔ شادی ایک مقدس اور سچا رشتہ ہے۔ اس کی بنیاد ایمانداری اور سچائی پہ رکھی جاتی ہے، یوں دھوکہ نہیں دیا جاتا۔ وہ ہستی جس کے لیے تم سب کچھ کر سکتے ہو، وہی تمہیں دھوکہ دے رہی ہے۔ ذرا ان سے پوچھو، کیا وہ تمہارے قابل ہے؟ تم سے چھپا کیوں رہی ہے؟ وہ کچھ نہیں چھپا رہی، اسے کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بند کرو اپنی یہ بکواس۔ ہنا پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تارم کو کیسے معلوم ہوا یہ سب؟ اور کاشف کیسے انجان ہے؟ اس نے تو کوریئر سے اسے خط بھجوا دیا تھا۔ اس کے دل میں کوئی چور نہیں تھا، لیکن اب سر عام تارم یہ کیا کر رہی تھی؟ کیا ہو رہا ہے؟ سب غیر متوقع تھا۔ خوشیوں کے ہنڈولوں میں جھولتے ہوئے ان لمحوں کا تصور ہی محال تھا۔ اس کی دھڑکنیں رک رہی تھیں۔ میں جانتی تھی کہ تمہیں میری باتوں پہ یقین نہیں آئے گا، اسی لیے ثبوت ساتھ لائی ہوں۔ وہ چلتی ہوئی کاشف کے قریب آئی اور تصاویر اس کے ہاتھوں میں تھما دی۔ دیکھ لو، اچھی طرح دیکھ لو۔ کاشف نے تصاویر دیکھی۔ یہ اس رات کی تصاویر تھیں جب وکی نے ہنا کا ریپ کیا تھا۔ کاشف نے تصاویر پھاڑ ڈالی۔ تارم اس کے سامنے کھڑی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھ رہی تھی۔ غصے اور جنون کی ایک لہر اٹھی۔ اس کا ہاتھ اٹھا اور زوردار تھپڑ تارم کے گال پہ نشان چھوڑتا چلا گیا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی ہنا پہ الزام لگانے کی؟ تم پہلے بھی میرے اور ہنا کے بیچ میں آتی رہی ہو اور آج بھی یہی کوشش کر رہی ہو۔ کوئی بھی مجھے ہنا کے بارے میں کچھ بھی کہہ دے، مجھے اس کی کسی بات پہ یقین نہیں آئے گا۔ اس کا یقین ایک لمحے کے لیے بھی متزلزل نہیں ہوا تھا۔ ہنا کا دل کانپ اٹھا۔ اتنا یقین؟ کاش وہ خط لکھنے کی بجائے اسے سب کچھ خود بتا دیتی۔ بہت سارے موقع ایسے آئے تھے جب وہ اسے بتاتے بتاتے رک گئی تھی۔ اب کاشف کیا سوچے گا؟ اسے کتنا دکھ ہوگا؟ وہ اندر ہی اندر مر رہی تھی۔ اگر خود ہنا کہہ دے تو کیا پھر بھی یقین نہیں کرو گے؟ پوچھو ہنا سے۔ بتاؤ ہنا، اگر تم نے جھوٹ بولا تو تمہارا پیار تم سے ہمیشہ کے لیے کھو جائے گا۔ سچ بتاؤ، بتاؤ وہ سچ جو تم چھپا رہی ہو۔ جھوٹ بول رہی ہو تم۔ کاشف کا ایک اور زوردار تھپڑ اسے پڑا۔ وہ ڈگمگائی اور پھر تن کے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، ہنا جب اغوا ہوئی تھی تو اپنی مرضی سے گئی تھی۔ یہ تصاویر اس بات کا ثبوت ہیں۔ اتنے دن ہی عیش کرتی رہی اور اب یہ سب سے چھپا رہی ہے۔ اسے پوچھو تو صحیح، پوچھتے کیوں نہیں؟ سچ، یہ سچ نہیں ہے۔ کاشف دیوانہ وار اسے تھپڑ مارتا چلا گیا۔ تارم مار کھا رہی تھی، سب دم بخود تھے۔
इतनी शानदार तकरीब में क्या हो रहा था किसी की समझ में नहीं आ रहा था। हिना का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, वो कांप रही थी। अब वो मुश्किल तरीन घड़ी आ चुकी थी जब इसे करब व अजियत का कांटों भरा सहरा नंगे पांव पार करना था। रुक जाओ काशिफ, रुक जाओ, इसे मत मारो, वो हारे हुए जवारी की तरह उठी। तारम ठीक कह रही है काशिफ, लेकिन ये सब मेरी मर्जी से नहीं हुआ। मैं सच में अगवा हुई थी और मेरा रेप हुआ था। मैं तुम्हारे काबिल नहीं रही, नहीं रही। आगे इसे बोला ही ना गया तो वो रो पड़ी। क्या? काशिफ इसकी तरफ घूमा और इसकी बात सुन के अपनी जगह पे खड़े का खड़ा रह गया। सातों आसमान भी यक वक्त इस पे गिर पड़े थे। सदमे से इसने हिना को देखा जो इसकी तरफ ही देख रही थी। हिना ने इससे ये सब छुपाया क्यों? ऐसा क्यों किया? वो दुख की कैफियत में था। सुन लिया अब? मेरी बात पे यकीन नहीं था। तारम कह के लगा के हंस रही थी। प्यार, इश्क, मोहब्बत बस नाम ही होते हैं। अब कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा हिना। तुम सोचती थी तुम जीत जाओगी, प्यार की बाजी भी तुम हार गई। कोई भी मर्द किसी भी लड़की को जितना मर्जी चाहता हो, अगर वो अपनी आबरू खो चुकी हो तो इससे शादी नहीं करता। हिना तुमने ऐसा क्यों किया? हमारी इज्जत नेक नामी का कुछ तो ख्याल किया होता, हमें पहले बता देती तुम। हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, आयशा बोली। इनकी बात सुन के हिना ज़मीन में गड़ गई। इसका दिल चाह रहा था कि ज़मीन फट जाए और वो इसमें समा जाए। मैंने लेटर, आवाज़ इसके हल्क में फंस गई। वो रो रही थी। सबके सामने कैसे अपनी सफाई दे? सबकी नज़रें इस पर गड़ी हुई थीं।